तो हम लोग अब उन वेक्टर्स की बात करेंगे जिसके थ्रू हम इस प्रोसेस को पूरा करते हैं, जिनको और क्लोनिंग कराते हैं, कॉपी बनाते हैं। ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स बोलते हैं। यानी कि वेक्टर्स आप समझ गए जिसके ऊपर हम किसी भी एलियन डीएनए को ऐड करते हैं और उनकी कॉपिंग करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। कॉपिंग कहें या क्लोनिंग कहें एक ही बात है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स बोलते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं मेनली दो होते हैं, प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आप जानते हैं कि एक वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड होता है, मल्टीप्लिकेट करता है। और प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक प्लाज्मिड बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्यों लेते हैं इनको? क्योंकि दोनों जो होते हैं प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज हैज एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। इन दोनों का जो होता है, प्लाज्मिड का भी, बैक्टीरिया का खुद का जो प्लाज्मिड है उसमें भी, और अगर उस पर बैक्टीरियोफेज कोई आता है तो उस पर भी जो एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की, वो इंडिपेंडेंट होती है बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए से। तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोमल डीएनए है उससे प्लाज्मिड का कोई कंट्रोल नहीं होता, उसके ऊपर प्लाज्मिड के क्लोनिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। उसी तरह अगर कोई बैक्टीरियोफेज भी किसी बैक्टीरिया पे ऐड हो जाता है तो वो भी अपने हिसाब से रेप्लिकेट करता है। और दूसरी चीज़ है कि बैक्टीरियोफेज जो होता है किसी भी जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है तो वेरी हाई नंबर पर सेल, उनका एक बैक्टीरिया जो है वेरी हाई नंबर में होते हैं, मतलब बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेट करता है, एंड हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन बैक्टीरियल सेल। यानी आप जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर एंट्री करता है वो तेजी से मल्टीप्लिकेट करता है और बहुत सारे कॉपी नंबर बनाता है। इस तरह से आपने देखा था इससे पहले के चैप्टर में कि इस तरह से बैक्टीरियोफेज यहाँ पे अटैच होता है और अपना जीनोम या जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट करता है और बहुत जल्दी रिप्लिकेट करके बहुत सारी कॉपीज बनाता है। तो कहने का मतलब कि अगर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज हम देखें तो बहुत हाई नंबर में होता है ना। तो इसको हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज है वेरी हाई नंबर पर सेल या पर बैक्टीरियल सेल, ठीक है, और वेरी हाई कॉपी नंबर भी कह सकते हैं। तो जैसे ही बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, अपना जीनोम उसके अंदर इंसर्ट करता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करके नंबर ऑफ कॉपीज बना लेता है। तो इस तरह से प्लाज्मिड के बारे में अगर हम बात करें तो प्लाज्मिड जनरली 1 या 2 कॉपीज, 1 और 2 कॉपीज पर सेल होती है, लेकिन ये 15 to 100 कॉपीज भी पर सेल हो सकती है। तो कहने का मतलब हम क्लोनिंग वेक्टर के लिए 2 चीज़ों का यूज कॉमनली करते हैं, एक प्लाज्मिड और एक बैक्टीरियोफेज। और दोनों में एक क्वालिटी है कि उनके अंदर जो क्लोनिंग होती है या कॉपिंग होती है बहुत फास्ट होती है और एक सेल के अंदर बहुत सारे नंबर उनके हो सकते हैं, बैक्टीरियोफेज के भी और प्लाज्मिड के भी, ठीक है। तो कुल मिला के अगर इस प्लाज्मिड के ऊपर या जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है उसके ऊपर अगर हम कोई एलियन डीएनए ऐड कर दें, ऐड करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लें, तो उसको हम बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन करा करके मल्टीपल कॉपी बहुत शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे। अगर ये प्लाज्मिड है, इसके अंदर हमने कोई जीन ऐड किया और इसको होस्ट के अंदर डाल करके तेजी से मल्टीप्लिकेशन करा के बहुत जल्दी हम उसको नंबर ऑफ कॉपीज बना सकते हैं। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद आजकल जो हम लोग वेक्टर यूज करते हैं उसको हम लोग इस तरह से जेनेटिकली इंजीनियरिंग करते हैं या उसका डिज़ाइन इस तरह से करते हैं कि वो फॉरेन डीएनए को अपने में इजीली लिंक्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग जो प्लाज्मिड है जैसा हम लोग चाहते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से प्लाज्मिड को डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन करने का मतलब प्लाज्मिड तो नेचुरल ही होता है, लेकिन उसमें जो जीन ऐड होती है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, किस तरह से ऐड करना है। तो किसी भी जीन को या एलियन डीएनए को ऐड करने के लिए ये ज़रूरी है, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, उस प्लाज्मिड में होना ज़रूरी है, उस क्लोनिंग वेक्टर में होना ज़रूरी है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ज़रूरी हैं किसी भी प्लाज्मिड के लिए, ताकि उसका हम क्लोनिंग में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन में, क्लोनिंग में यूज कर सकें। उसी के बारे में हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, फीचर्स हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं क्लोनिंग इन अ वेक्टर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे आप देखिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पहला पॉइंट है जिसको शॉर्ट में ओरी कहते हैं। तो क्या चीज़ है ये? दिस इज ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन होस्ट सेल।
तो ये सीक्वेंस क्या है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसी को हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये ओरी है, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और जिस एलियन डीएनए को, जिस पीस ऑफ डीएनए को हमें रिप्लिकेट कराना है, कॉपी कराना है, उसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो जब ये रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो उसका भी कॉपिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम जिस डीएनए का कराना चाहते हैं उसको इसी वेक्टर में जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं? ओरी के पास में जोड़ते हैं या ओरी के ऊपर जोड़ते हैं। तो इस तरह से जब यहीं से चूंकि रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा और यहाँ पे कोई भी डीएनए होगा तो वो रिप्लिकेट श्योर होगा। तो ये वन फीचर ये हुआ किसी भी वेक्टर का या प्लाज्मिड का एक फीचर है। इसके बाद और कौन से फीचर होने चाहिए? तो क्लोनिंग वेक्टर में जो दूसरा फीचर होता है वो सिलेक्ट होता है इनका सिलेक्टेबल मार्कर होना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो नॉर्मली इकोलाई होता है, जो उसका प्लाज्मिड होता है, उसमें किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं होता, किसी भी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस नहीं होता। लेकिन कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जिनमें एंटीबायोटिक, एम्पिसिलिन, क्लोरोमफेनिकॉल, इस सब का रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि आप यहाँ पे जो प्लाज्मिड देख रहे हैं इसके अंदर एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस के लिए जीन मौजूद है, टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस के लिए जीन मौजूद है। इसी तरह से और एंटीबायोटिक के लिए भी रेजिस्टेंस मौजूद हो सकते हैं। तो इन्हीं जीन्स को हम लोग सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इस प्लाज्मिड में रिकम्बिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। कैसे पता करेंगे? अगर कोई भी एलियन जीन इस पॉइंट पे हम ऐड कर देते हैं, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा? अब ये प्लाज्मिड या ये बैक्टीरिया अगर हम ऐसे मीडियम में ग्रो कराते हैं जिसमें टेट्रासाइक्लिन मौजूद है तो उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस यहाँ पे हिंडर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। उसी तरह से अगर किसी एम्पिसिलिन के बीच में हम कोई यहाँ पे एलियन डीएनए इंसर्ट कर दें और फिर इस बैक्टीरिया को, इस होस्ट बैक्टीरिया को हम डालें किसी भी ऐसे मीडियम में जिसमें कि एम्पिसिलिन मौजूद है, तो उसमें ये ग्रो नहीं करेगा। तो रिकम्बिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चीज हम लोग इस जीन की वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इसीलिए इनको हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। मार्कर का मतलब किसी चीज को मार्क करने वाला, जिससे मालूम चल जाता है कि ये चीज है या नहीं है। तो अगर ये जीन मौजूद है और ये अपना डिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें रिकम्बिनेशन हुआ है। ये जीन इसमें मौजूद है और इसमें रिकम्बिनेशन हुआ है तो ये रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। तो जिस जीन में रिकम्बिनेशन हुआ है, जिस रेजिस्टेंट जीन में रिकम्बिनेशन हुआ है, वहां वो रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगा उस होस्ट सेल के अंदर या उस प्लाज्मिड के थ्रू। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि रिकम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है? जब ये रिकम्बिनेशन डीएनए बन जाता है, नया डीएनए ऐड हो जाता है उसमें, तो रिकम्बिनेंट डीएनए बनता है। और इस रिकम्बिनेंट डीएनए को जब किसी हम होस्ट सेल में डालते हैं तो फिर वो बैक्टीरिया जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, या हम कहते हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट से या ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं। तो उसका यही तरीका है कि पहले तो हम ऐसा प्लाज्मिड लेंगे जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मौजूद हो, उसके जीन हो, फिर उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के बीच में हम एलियन डीएनए को ऐड करेंगे। अगर एलियन डीएनए ऐड होता है तो रेजिस्टेंस शो नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस शो हो रहा है, इसका मतलब एलियन डीएनए ऐड नहीं हुआ है, रिकम्बिनेशन नहीं हुआ है। क्योंकि जब भी कोई बाहरी जीन हम इसके बीच में ऐड करेंगे तो इसका जो एक्टिवनेस है वो इनएक्टिव हो जाएगा, ये जीन इनएक्टिव होगा। आप जानते हैं, इस चीज को समझ चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में जब बीच में कोई इंटरप्शन होगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो क्या होगा? ये अपना इसका जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से। तो हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स के फीचर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा कि क्लोनिंग वेक्टर्स में एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, दूसरे ये सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। इसके अलावा इसमें क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट होती है। ये साइट वो पॉइंट है जहाँ पे कोई भी एलियन डीएनए ऐड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ऐसे पॉइंट जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करता है और किसी एलियन को ऐड किया जा सकता है, ऐसे साइट को हम लोग रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। तो जनरली जो प्लाज्मिड होता है उसमें एक या
2 उसमें रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं या कह सकते हैं रिकॉग्निशन साइट होते हैं, और उस प्लेस पर ही हम लोग किसी भी एलियन डीएनए को जोड़ सकते हैं। पूरे प्लाज्मिड में बहुत ज़्यादा इसमें रिकॉग्निशन साइट नहीं होते। उससे होगा क्या कि अगर बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट पे एलियन डीएनए अटैच होंगे, जिससे कि फिर रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से अच्छे से नहीं हो पाएगी, उसमें समस्या आ सकती है। तो इसीलिए इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, और ये जो पॉइंट होते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, जो वो पॉइंट होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करते हैं। ऐसे जीन जो कि रेजिस्टेंस शो करते हैं किसी एंटीबायोटिक के लिए, वही उसी के बीच में रिकॉग्निशन साइट होते हैं। जैसे आप एक प्लाज्मिड यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें ये एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है और इसमें टेट्रासाइक्लिन के लिए यहाँ पर है। तो इन्हीं के बीच में वो रिकॉग्निशन साइट होती हैं जहाँ पर हम लोग किसी एलियन डीएनए को जोड़ सकते हैं। तो सबसे आप ये समझ गए होंगे, रिकॉग्निशन साइट बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, सेलेक्टिव होती हैं, और ये जनरली कहाँ होती हैं, उन जीन्स पर होती हैं जो कि किस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए मौजूद होती हैं प्लाज्मिड के ऊपर, जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, या और कोई और हो सकता है। तो अब हम लोग को अगर ये देखना है कि कोई भी प्लाज्मिड है उसके अंदर रिकम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, यानी रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट से हम लोग कैसे डिफरेंस करेंगे, अलग करेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से कैसे अलग करेंगे। जिस प्लाज्मिड में रिकम्बिनेशन हो चुका है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और जिसमें नहीं हुआ है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसी को समझते हैं। तो हम लोग ये समझ गए कि जो इंसर्शन होगा वो कहाँ होगा, इन्हीं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के ऊपर होगा या इन्हीं के बीच में होगा। तो जब भी कोई एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस क्या होगा, जब भी कोई इसमें एलियन डीएनए ऐड होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे एक एलियन डीएनए ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, जो ये टेट्रासाइक्लिन का जो रेजिस्टेंस है, जो ये प्लाज्मिड टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस शो कर रहा है, वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। या फिर एम्पिसिलिन वाले जीन के बीच में हम ऐड कर देते हैं कोई, तो क्या होगा, एम्पिसिलिन के लिए वो रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा, क्योंकि ये एम्पिसिलिन का अब जो जीन है जो कि रेजिस्टेंस शो कर रहा था वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसी को बोलते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंट जीन में अगर कोई एलियन डीएनए इंसर्ट हो जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इनएक्टिवेशन होता है। अब हम लोग इसको डिफरेंस कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, या कह सकते हैं रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट से। इसको हम लोग एक मीडियम लेंगे जिसमें कि एक मीडियम होगा जिसमें कि टेट्रासाइक्लिन होगा, और एक मीडियम लेंगे जिसमें कि एम्पिसिलिन होगा। तो अगर टेट्रासाइक्लिन वाले जीन पर रिकम्बिनेशन हुआ है तो ये जो बैक्टीरिया होगा या प्लाज्मिड होगा उस टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में सर्वाइव नहीं करेगा। अगर यहाँ पे इंसर्शन हो जाए तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन शो नहीं करेगा, यानी जिस मीडियम में टेट्रासाइक्लिन होगा उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इस टेट्रासाइक्लिन वाले साइट जिसमें कि इंसर्शन हुआ है, अगर हम एम्पिसिलिन में डालें तो वहाँ पे ये एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा, क्योंकि एम्पिसिलिन वाले जीन में कोई भी इंसर्शन नहीं हुआ है, यानी ये एक्टिव फॉर्म में है अभी भी। तो एंटीबायोटिक, ये जो प्लाज्मिड है या ये जो बैक्टीरिया होगा वो एम्पिसिलिन के लिए तो रेजिस्टेंस शो करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए नहीं शो करेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो चुका है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या है, बीच में से कट हो गया है, इनएक्टिव हो गया है, एक यहाँ दूसरा चीज आके घुस गया है। तो उसकी वजह से ये पूरी जो प्रोसीजर है वो इसकी बंद हो जाएगी। ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि एक कोड सीक्वेंस होता है, अगर उस कोड सीक्वेंस में कहीं भी ब्रेक होगा तो वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, एंजाइम्स नहीं होंगे, तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है कि फिर वो रेजिस्टेंस शो नहीं कर पाएगा। इसीलिए रेजिस्टेंस इसका लॉस हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे एंजाइम सिंथेसिस होनी थी, जो ट्रांसक्रिप्शन होना था, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। और इस साइड पे अगर होगा तो यहाँ भी वही चीज होगी। तो इस तरह से हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स के हेल्प से रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसके लिए जो प्रोसीजर होता है वो क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ड्यू टू एलियन डीएनए या ऑफ एलियन डीएनए। तो हम देखते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए को नॉन रिकम्बिनेंट से डिफरेंशिएट करने के लिए जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो इतना इजीली हम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक तरीका और है,
कि अगर हम एक ऐसा मीडियम मिले जिसमें एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट हो, और ये जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है ये एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हेल्प से अपना कलर प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम ऐसे जीन में जो कि बीटा गैलेक्टोसाइड को प्रोड्यूस कर रहा है, जैसा कि हम लोगों ने लाइकोपेरान में भी देखा था, अगर उसमें कोई इंसर्शन हो जाए तो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। जब बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो होगा वो कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एंजाइम ही नहीं मिलेगा। उस एंजाइम के हेल्प से वही कलर प्रोड्यूस करता था। तो हम ये देखेंगे कि कलर प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे हम ये मालूम कर लेंगे कि हाँ, इसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। कहने का मतलब अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो वो कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अगर रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, तो वो जैसे कलर प्रोड्यूस करता था, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम का प्रोडक्शन होता था और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में कलर प्रोड्यूस करता था, वो करता रहेगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए कोई ये पॉइंट है, ये कलर प्रोड्यूसिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस कर रहा है, अब इसी के बीच में कोई कट लग जाए, कोई एलियन डीएनए आ जाए, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। जब इनएक्टिव हो जाएगा तो वो बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम को नहीं बनाएगा। जब बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम नहीं बनेगा तो फिर वो क्रोमोजेनिक जो सबस्ट्रेट है वो प्रॉपर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कलर को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से, या मतलब क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है।